फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर दिन कोई न कोई नया बदलाव आता रहता है, लेकिन इस बार फिर से चुनावी मंच से ममता ने कुछ ऐसा कहा है जिसने फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। ममता के मंच से दिए गए इस बयान पर ओवैसी ने भी निशाना साधा है। मंच से ममता ने ऐसा क्या कहा है, इसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बंगाल के राजनीतिक गलियारे में हर दिन कोई ना कोई नया बवाल होता रहता है। इस बार बंगाल में शुरू हुए चुनाव के बीच ममता ने मंच से कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे बंगाल में नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। बंगाल में चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने मंच से अपने गोत्र का खुलासा किया। इसके बाद ममता बनर्जी के गोत्र वाले बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। बीजेपी नेताओं के हमले के बीच एआईएमआईएम नेता ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने भी ममता बनर्जी पर अपना गोत्र बताने को लेकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो ना शांडल्य है और ना ही जनेऊधारी। ओवैसी का आरोप है कि हर पार्टी अपना हिंदू चेहरा दिखाने में लगी है। ओवैसी ने ट्वीट किया, मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो ना शांडल्य है और ना ही जनेऊधारी, जो ना तो किसी भगवान का भक्त है और ना ही चालीसा या कोई और पाठ करता है। हर पार्टी जीतने के लिए हिंदू कार्ड खेलने में लगी है। नंदीग्राम में ममता ने एक जनसभा को संबोधित किया और बता दें कि यहाँ के मंच से ममता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मंदिर गई थी। पुरोहित ने पूछा कि मेरा गोत्र क्या है। मुझे याद आया कि त्रिपुरेश्वरी मंदिर में अपना गोत्र माँ माटी मानुष बताया था, लेकिन आज जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि पर्सनल गोत्र शांडल्य है। अब ममता के गोत्र वाले बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रोहिंग्या को वोट के लिए बसाने वाले, दुर्गा काली की पूजा रोकने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले अब हार के खौफ से गोत्र पर उतर आए हैं। मैं समझता हूं कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है, इसीलिए कभी इलेक्शन कमीशन को गाली दे रही है, कभी गुंडागर्दी उनके लोग कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के अन्य लोगों के उम्मीदवारों के ऊपर अटैक कर रही है और अपने एक व्हील चेयर पर चल के कभी जय श्री राम से चिढ़ती है तो कभी गोत्र बताती है। ममता बनर्जी का हारना तय। इसके अलावा दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर वार करते हुए कहा कि ममता समय समय पर अपना गोत्र बदलती रहती हैं। कभी उनका गोत्र भारतीय होता है तो कभी शांडल्य होता है। मेरा मानना है कि ममता को पहले तय कर लेना चाहिए कि आखिर उनका गोत्र क्या है। तो जहां एक तरफ बंगाल में गोत्र पर घमासान जारी है, वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने केंद्र सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हालात बद से बदतर हो चले हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना को जहां हम लोग एक तरफ भुला रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना इंसानी जिंदगी में दबे पांव एक बार फिर प्रवेश कर रहा था। वैक्सीन के आने के बाद देश में बढ़ती लापरवाही भी कोरोना के मामले बढ़ने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इस वक्त भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है।
मौत के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर है। सरकार ने कहा कि कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 10 जिलों में से 8 महाराष्ट्र से हैं और दिल्ली भी एक जिले के रूप में इस सूची में शामिल है। केंद्र ने ऐसे में सभी राज्यों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने और वैक्सीनेशन कवरेज 100% तक करने को कहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कोविड-19 संबंधी स्थिति बद से बदतर हो रही है। पिछले कुछ सप्ताह में खासकर कुछ राज्यों में यह एक बड़ी चिंता का विषय है। किसी भी राज्य, देश के किसी भी हिस्से या जिले को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में बहुत लोगों को लगता है कि कोविड वायरस के खिलाफ वैक्सीन आ गई है, अब सब ठीक हो गया है, यानी लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोग कोविड-19 को हल्के में ले रहे हैं। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 20 लाख बेड बनाए गए हैं। भारत सरकार सभी केस को गहराई से देख रही है। पिछले हफ्ते 47 जिलों के साथ मीटिंग हुई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार ने एक हफ्ते पहले ही इसकी घोषणा की थी। एक समय था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामलों की ये संख्या इस साल सबसे कम थी। देश में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मौत भी यहीं हो रही है। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 27,918 नए मामले सामने आए। राज्य में किसी एक दिन में सर्वाधिक मामले 2 दिन पहले सामने आए थे, जब 40,414 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। वहीं संक्रमण से और 139 मरीजों की मौत होने के साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 54,422 पहुंच गई। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले अब डराने लगे हैं। सरकार ने कहा है कि अब लापरवाही नहीं बल्कि सख्ती बरते। अब देखना ये होगा कि देश में बेलगाम होते इस वायरस को आखिर केंद्र सरकार कैसे लगाम लगा पाती है। तो इस वक्त देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं बात करें तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों के ऊपर जमी बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी है। 1947 का वो दशक जब दोनों देशों के बीच टकराव की एक लकीर खींच दी गई थी। दोनों राष्ट्र अब तक 4 जंग लड़ चुके हैं। दोनों राष्ट्रों के मध्य कश्मीर मामला एक विवाद बना हुआ है और सीमा विवाद हमेशा से ही मीडिया की सुर्खियों में शुमार रहा है। संबंधों में खटास का कारण आतंकवाद भी है, जो पाकिस्तानी सरजमी से भारत को निशाना बनाता है। लेकिन अब दोनों देशों की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब दोनों देशों के बीच खटास कुछ कम होगी। तो देखिए क्या है पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान, जब इन दो देशों का नाम एक साथ जुबान पर आता है तो मन में टकराव की बातें कुरिदने लगती है। ताजे हो जाते हैं वो जख्म जो विभाजन के वक्त दोनों देशों ने झेले थे। भारत पाकिस्तान के बीच सालों से सीमा विवाद और कश्मीर को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम इस बात के पुख्ता संकेत दे रहे हैं
कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में कमी लाने की कोशिश जारी है। जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती इलाके दोनों देशों के बीच तनाव और गोलीबारी से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में हाल में युद्ध विराम की घोषणा के बाद से रिश्तों में सुधार की आस बंधी है। कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आई गर्माहट की सुगबुगाहट हर जगह सुनाई और दिखाई दे रही है। दुनिया भर की मीडिया दोनों देशों के बीच आए इस बदलाव की वजह जानने के लिए भी बेकरार दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों में आई इस गर्माहट को पहली बार दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी ऑपरेशन के बीच हुई बातचीत और फिर सीमा पर हुए सीजफायर से शुरू हुई थी। काफी लंबे समय के बाद हॉटलाइन के माध्यम से हुई इस बातचीत ने लोगों के बीच ये सवाल पैदा किया कि अचानक ये कैसे हुआ। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क हैं और पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता। बेहतर यह है कि दोनों राष्ट्र सभी हित से संबंधित मसलों को समझें और उन्हें जल्द सुलझाने का प्रयास करें। भारत चाहता है कि पाक की सरजमी से संचालित आतंकवाद पर वह सख्त कार्रवाई करे, साथ ही 26/11 के हमलावरों की सुनवाई को जल्द पूरी करे ताकि जल्द ही पीड़ितों को न्याय मिल सके और दोषियों को उनके अपराध की सजा मिले। भारत की चिंताएं वाजिब है क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, साथ ही भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में पीएम मोदी जिस तरह का बर्ताव पाकिस्तान के खिलाफ दिखा रहे हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना नर्म रवैया दिखा रहे हैं। 23 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान दिवस पर खत लिखकर बताया कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। ये सब चीजें संकेत दे रही हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच मनमुटाव कम होगा, लेकिन कितना होगा, कब होगा और कैसे होगा, ये सारे सवाल भविष्य के गर्भ में हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सच में दोनों देशों के बीच नफरत की खाई पड़ जाएगी। और डेस्क प्राइम टीवी। और इसी के साथ बड़ी खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।